नमस्कार विद्यार्थियों, जोगनेश पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में एक नया कोशिकांग लेकर के आए हैं। उस कोशिकांग का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अर्थात केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र कौन कौन से कार्य करता है और केंद्र के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन सी गतिविधियां होती है, उन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक कहते किसे हैं। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिकाओं का एक ऐसा कोशिकांग है अर्थात एक ऐसा अंगक है जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो नियंत्रित रखने वाली जो एकमात्र जो मशीन है वो कौन सी है? केंद्रक है। केंद्रक का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है। कैरियोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी और कब की थी। तो सबसे पहले डिस्कवरी यानी कि खोज, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन 1931 में। केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोशिका में मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जो कोशिका के द्वारा उत्पादित सभी कार्यों पर और शरीर में अन्य जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रित रखने का जो कार्य करता है वो केंद्रक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केंद्रक की खोज, केंद्रक की संरचना और केंद्रक के कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं, जिसे हम केंद्रक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं खोज के बाद में प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल का मतलब है कि केंद्रक पाया कहां जाता है। तो केंद्रक कहां पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल। इसमें केंद्रक की उपस्थिति नहीं देखी गई है अर्थात ये केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके द्वारा और भी कई ऐसे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है। उसके बाद में प्राप्ति स्थल के बाद में हम पढ़ेंगे कि केंद्रक की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है। केंद्रक की स्थिति यानी कि केंद्रक जो है वो कोशिका में किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति। तो स्थिति कैसी होती है? जनरली हम जानते हैं कि केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक मध्य भाग में न पाया जाकर के परिधीय या आंतरिक या किनारों के पास में पाया जाता है। तो जनरली हम क्या कहेंगे कि केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में पाया जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो कुछ और भी अन्य कोशिकाएं हैं जिनमें परिधीय भाग में भी पाया जाता है। तो केंद्रक की स्थिति क्या होगी कि केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में मध्य भाग को छोड़कर के परिधीय भाग में भी केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लोकेशन की बाद में संख्या, कि केंद्रक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जनरली हम बात करें तो केंद्रक की जो संख्या होती है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, परंतु कुछ अन्य ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक की संख्या एक से अधिक पाई जाती है। जैसे बात करें हम पैरामीशियम में केंद्रक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार यकृत जो कोशिका होती है उसमें भी कितनी होती है? यकृत कोशिका में भी जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? उसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिनमें केंद्रक बहुकेंद्रकी होता है, जैसे पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक की जो संख्या होती है कोई निश्चित नहीं होती, अर्थात उनकी जो संख्या होती है वो कई प्रकार से होती है। कई जो संख्या होती है 2 से लेकर के सैकड़ों तक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे प्याज की बात करें तो उसमें भी कई केंद्रक होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेल। अगला जो पॉइंट है सेल अर्थात आकृति केंद्रक की कैसी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली हमने पिछली कक्षाओं में जैसे 9th है, 10th है, 11th 12th में हमने पढ़ा है कि केंद्रक जनरली क्या होता है, गोल होता है। परंतु गोल आकृति कोई सामान्य आकृति है, परंतु इसके अलावा भी अन्य प्रकार की आकृतियों में पाया जाता है। तो जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से जो केंद्रक होता है वो होता है गोल, सामान्य रूप से गोलाकार होता है। और इसके अलावा जो केंद्रक की जो आकृति होती है वो तस्त्रीनुमा होती है, तस्त्रीनुमा भी संरचना होती है। अब जनरली हम बात करें गोलाकार की, तो गोलाकार ऐसी संरचना रहेगी इसकी, ये केंद्रक की संरचना होगी। तस्त्रीनुमा भी होती है, लंबवत भी होती है। तो ऐसी ये जो संपूर्ण ये जो संरचनाएं हैं वो केंद्रक की अलग अलग संरचनाएं हैं। तस्त्रीनुमा भी होती है, जैसे पैरामीशियम में अलग पोजीशन है, पादप कोशिकाओं में अलग पोजीशन है। तो वो सभी प्रकार की जो शेप है, तो केंद्रक की जो स्थिति होती है, आकृति होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक की जो संरचना होती है, केंद्रक में कई भाग होते हैं जिनकी हम संपूर्ण जो संरचना है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम भाग की बात करें तो सबसे पहला जो भाग है वो भाग है झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण। जनरली हम देखते हैं कि ये एक संपूर्ण जो केंद्रक की संरचना है, इस केंद्रक की संरचना के बाहरी तरफ ये नलिका रूपा ये जो आवरण जो पाया जा रहा है, उस आवरण को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ये 2 प्रकार से व्यवस्थित होती है। सबसे बाहरी जो आवरण है वो कहलाएगा आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी झिल्ली, और उससे नीचे पाए जाने वाली झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? इनर झिल्ली। तो इसका जो केंद्रक का जो आवरण होता है 2 झिल्लियां पाई जाएगी। एक तो हो जाएगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन के नीचे कौन सी पाई जाएगी? इनर मेम्ब्रेन। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम आसानी से देख सकते हैं? नहीं, हम आसानी से अपनी आंखों की सहायता से इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमारे को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम केंद्रक की संपूर्ण संरचना को देख सकते हैं, उसमें आउटर मेम्ब्रेन को भी देख सकते हैं और इनर मेम्ब्रेन को भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रक आवरण के बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियोपोर। अब देखो नाम से ही हमारे को ज्ञात हो रहा है कि जो केंद्रक जो झिल्ली है यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इनके मध्य जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। यानी कि केंद्रक रिक्त स्थान जिनको हम बोलते हैं, केंद्रक छिद्र जिनको बोलते हैं, वो क्या होता है? न्यूक्लियर पोर होता है। तो केंद्रक जो छिद्र हो गए, रिक्त स्थान हो गए, उनको क्या बोलेंगे? केंद्रक छिद्र बोलेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? क्रोमेटिन। अब आपने पढ़ा होगा कि जो क्रोमेटिन है वो केंद्रक में एक महत्वपूर्ण जो संरचना है, दूसरों के पास में जो संरचनाएं पाई जाती है, धागेनुमा छोटी छोटी ये जो संरचनाएं पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको क्रोमेटिन बोलते हैं। परंतु क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेटेरो
होता है और क्या होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन क्या होता है, गहरा अभिरंजित होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, हल्का अभिरंजित होता है। तो इस प्रकार इसमें हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दोनों ही प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन ये दोनों ही प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण भाग हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रोमोसेंटर। चौथा जो पार्ट है वो क्या है, क्रोमोसेंटर। अब क्रोमोसेंटर से मतलब ये है कि जो इसमें पाए जाने वाले, चूंकि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जो केंद्रक में धागेनुमा जो संरचनाएं पाई जाती है, उलझी हुई जो संरचनाएं पाई जाती है, उनको गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं या क्रोमोसेंटर कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसेंटर बोलेंगे। उसके बाद में पांचवा जो पार्ट है वो क्या है, कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ। अब ये क्या है कि जो कोशिका द्रव्य है या कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ जो संरचना है वो केंद्र कहलाएगी। और केंद्र के आंतरिक छोर पर कुछ केमिकल पाए जाते हैं जिनको हम रासायनिक संगठन के रूप में बात करें तो लिपिड है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर आदि जो तत्वों से मिलकर के जो संरचना बनी होती है, जो मैट्रिक्स जो भरा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोलिम्फ बोलेंगे। तो ये जो संपूर्ण ये जो संरचना है, इस संपूर्ण संरचना को हमने 5 भागों में बांटा है और ये 5 जो भाग हैं वो केंद्रक में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये बाहरी छोर पर 2 आउटर और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी जो झिल्ली है और इनर मेम्ब्रेन इसके नीचे पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर क्या होता है, ये जो झिल्लियां हैं इनके मध्य जो रिक्त स्थान है उनको न्यूक्लियोपोर कहेंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन 2 प्रकार का होता है, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। उसके बाद में क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर क्या होता है, जो गुणसूत्र के मध्य स्थान पर पाए जाने वाला जो बिंदु होता है उसको क्रोमोसेंटर कहते हैं। उसके बाद में कैरियोलिम्फ, जो मैट्रिक्स अभी बताया था, रासायनिक जो संगठन होता है, मैग्नीशियम, सल्फर है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनसे मिलकर के जो बनता है वो होता है। उसके बाद में जो लास्ट जो पॉइंट है, ये आपको एक छोटी सी जो बिंदुनुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही है वो क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना वैज्ञानिक ने की थी। फोंटाना वैज्ञानिक ने बताया कि केंद्रिक के मैट्रिक्स भाग में गोलाकार एक सूक्ष्म संरचना मोती के समान, जो माला का जो मनका होता है उसकी समान छोटी संरचना पाई जाती है, उसको हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं। और ये जो केंद्रिका है वो केंद्रक का ही एक छोटा पार्ट है। तो ये केंद्रिका में इस केंद्रक का जो है वो मुख्य भाग है। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण जो संरचना है वो क्या है, केंद्रक की संरचना है। अब लास्ट जो पॉइंट है केंद्रक का वो है केंद्रक के कार्य। संपूर्ण संरचना का अध्ययन करने के पश्चात हम देखेंगे कि केंद्रक के कार्य क्या है। केंद्रक के कार्य, पहला जो कार्य है वो क्या है, शरीर की जो गतिविधियां है उस पर नियंत्रण रखने का। शरीर की जो गतिविधियां हैं उस पर क्या करता है, ये नियंत्रण। तो पहला जो पॉइंट है शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण। कहने का मतलब यह है कि केंद्रक जो है एकमात्र कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जो शरीर में संपन्न होने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन सभी प्रकार की गतिविधियों को जो नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, केंद्रक करता है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, शरीर को नियत आकार प्रदान करना। शरीर को नियत आकार प्रदान करना, यानी कि हमारे शरीर की जो संरचना है उस संरचना को यदि कोई नियत आकार प्रदान करता है तो वो एकमात्र क्या है, केंद्रक ही है, जो हमारे शरीर की जो आकार है उसको निश्चित आकृति बनाए रखता है। उसके बाद में तीसरा क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन, यानी कि कहने का मतलब यह है कि शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की जो
गतिविधियां हैं, अनेक प्रकार की जो संरचनाएं हैं उसमें जैसे शरीर का तापमान है और भी अन्य जो शारीरिक जो गतिविधियां हैं उन सब के द्वारा शरीर का जो संतुलन बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? केंद्रक करेगा। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है? शरीर का महत्वपूर्ण अंगक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण या बहुत सारे जो कोशिकांग हैं उन सभी कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है वो कौन सा है? केंद्रक है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने भी बताया कि शरीर का महत्वपूर्ण अंग केंद्रक है, क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी शारीरिक जो संतुलन है, नियमित जो ताप है, अन्य जो सभी प्रकार की गतिविधियां हैं, जो कार्य है, वो संपूर्ण जो संरचनात्मक जो और क्रियात्मक जो गतिविधियां हैं उन सभी को जो नियमित करने का कार्य करता है वो केंद्रक करता है। इसी कारण से केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? शरीर का एक नियंत्रण केंद्रक बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है? शरीर का जो रिमोट है वो क्या है? केंद्रक है। तो आज हमने केंद्रक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगली सारांश में हम एक नए कोशिकाओं को लेकर के आएंगे।